प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं जिन्होंने गुड़िया संस्था को बनाया है। हम इनके बारे में आपको बता दें कि इन्होंने सैकड़ों मासूम बच्चों को जिस्म फरोशी और मानव तस्करी के काले दलदल से बाहर निकाला है। तो हमारे साथ अजीत सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, हम चाहते हैं कि ये कोई फॉर्मली इंटरव्यू ना हो। आपने पिछले कई सालों में जो दिक्कतों का सामना किया है, उन मासूम बच्चों को बचाने के लिए जो जद्दोजहद किया है, वो खुद आप बताएं। तो ये कितना मुश्किल रहा होगा सर, ये सारा काम करना और इस संस्थान को बनाना, उन मासूम बच्चों को बचाना। देखिए, जहाँ तक गुड़िया संस्थान की स्थापना का सवाल है और उसके कार्यों की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से लेकर आखिरी तक एक संघर्ष ही रहा है जी। बहुत ही एक वाइल्ड बिगिनिंग रही है गुड़िया की। कि मैं 17 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में पढ़ता था और मैं एक शादी में गया और मुझे ऐसा लगा कि तवाइफ़ों और जो वेश्यावृत्ति में महिलाएं हैं उनके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि तो मैंने वो जो महिला जो पूरी रात भर शादी में नाच रही थी, गा रही थी, तो उसको भोर में मैंने बस सीधी बात पूछी कि क्या मैं तुम्हारे बच्चों को गोद ले सकता हूँ। तो उसने हंसा, उसको मजाक लगा कि 17 साल का एक लड़का आके हमसे ये सवाल पूछ रहा। हाँ, और लेकिन हमने हमेशा जो कहा, जो सोचा, बहुत दृढ़ता के साथ सोचा और समझा, और वो फैसला, और ये आज का दिन है, कोई पछतावा नहीं है ना। तो क्योंकि मैं फैसला दिल से करता हूँ, हमेशा दिमाग का भी उपयोग करता हूँ, लेकिन केवल दिमाग से मैं नहीं चलता हूँ। क्योंकि मैं नॉलेज और विजडम को दो अलग बात समझता हूँ। नॉलेज तो देखिए किताबों की बात है, सिर्फ दिमाग का खेल है ना, दाव पेच है। लेकिन जब विजडम की बात करते हैं, जब प्रज्ञा की बात करते हैं, जब बुद्धत्व की बात करते हैं, तो फिर वो हृदय से भी जुड़ा हुआ होता है ना। आप देखिए, कबीर देखिए, बुद्ध देखिए, रविदास देखिए, उन्होंने कोई PhD नहीं की हार्वर्ड से, वो उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन उनके एक एक दोहे पर PhD हो जाती है जी। तो क्या है, वो प्रज्ञावान है, वो बुद्धत्व को प्राप्त है ना, एनलाइटेंड है जिसे कहते हैं, है ना, अवेकेंड है, वाइज है। तो विजडम और नॉलेज के फ़र्क को हमेशा समझना पड़ेगा। तो खैर, जैसे मैंने कहा कि मैंने दिल से हमेशा फैसले लिए और अपने जो एनलाइटनमेंट है, जो सीमित एनलाइटनमेंट है, उसका प्रयोग किया मैंने। और उसी के तहत मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, इन बच्चों और महिलाओं के, जो रेड लाइट एरिया के बच्चे और मैं, उनके बीच में काम करना चाहिए। और हमारी शुरुआत हो गई 1988 में, करीब 33 साल पहले। ठीक है ना। सब लोग मजाक समझ रहे थे, उस औरत ने भी मजाक समझा, समाज के लोगों ने भी मजाक समझा। और जो आप सामाजिक बहिष्कार का जो सामना आप करते हैं, जो समस्याएं, मैंने बोला जैसे शुरुआत से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ये मुद्दा भी नहीं था, कोई समझता नहीं था। उनको लगता था हर औरत जो कोठे में है, जो रेड लाइट एरिया में अपनी मर्जी से, अपनी तफरी से है, तो इस बात को लेकर आना कि उनकी तस्करी हो रही है, उनका दोहन शोषण हो रहा है, उस पर काम होना चाहिए, वो एक अपने आप में मुद्दा है। तो मुझे खुशी है कि आज वो एक मुद्दा बन गया है। हमारे प्रयासों से और भी लोगों के प्रयासों से लगभग हम लोग इस देश में पहले व्यक्ति हैं, जो पहले संगठन है जो इस मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ। और आज हम लोग इसको एक मुद्दा इसके रूप में स्थापित कर चुके हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको केंद्र में रखते हुए हम लोगों ने बस अपने जो हमारा जो गोल्स था हमारा, वो बिल्कुल निश्चित था कि बाल वेश्यावृत्ति के खिलाफ हमें लड़ना है और सेक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ हमें लड़ना है। ठीक है ना। और सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ, कि मानी कि जो बाल वेश्यावृत्ति ना हो और जो माएँ हैं उनकी बच्चियां धंधे में न जाएं, और सेक्स ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी, यहाँ से वहाँ बच्चों को बेचा, महिला और बच्चों को बेचा ना जाए। इन 3 मुद्दों को, इन 3 अपने गोल्स को ध्यान में रख के हमने गुड़िया संस्थान की स्थापना की, है ना। हाँ सर, मेरा ये सवाल था, जैसा आपने बताया कि मासूम बच्चों को
उस दलदल में, उस काले दलदल में फेंका जाता है जिसमें फरोशी हो गया, वेश्यावृत्ति हो गया। तो उन मासूम बच्चों से ये कारोबार किस तरीके से कराया जाता है और आप लोग किस तरीके से उन बच्चों को बचा के उनका पुनर्वास का काम कर रहे हो सर? देखिए, बच्चों के जहाँ तक बचाने और महिलाओं को जहाँ तक बचाने का बात है, पुनर्वासन का बात है, उसके लिए पूरी एक हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है। मैंने कहा ना 3 गोल हमने अपना रखा कि महिला और बच्चों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, है ना, सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। इन 3 गोल्स को ध्यान में रखते हुए पूरी हमने अपनी रणनीति बनाई है। वो रणनीति है, वो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो एंड टू एंड स्ट्रैटेजी है, होलिस्टिक एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब कि एक मकाम से हम शुरू करेंगे, अगर रेस्क्यू किया तो उसको हम कानूनी सहायता भी देंगे, उसको पुनर्वासन का सहयोग भी देंगे, उसको विटनेस प्रोटेक्शन भी देंगे, उसको पूरा उसके घर पहुँचाने का काम करेंगे, मतलब कि, और मानव तस्करों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। मतलब कि आप अगर कहीं से छुएंगे तो उसको एक मकाम तक, एक मुकाम तक उसको पहुंचाना होगा। ये हमारी स्ट्रेटजी। और ज़रूरत पड़ने पर हम खुद गवाह बने हैं। हम लोगों ने कितने अटैक, करीब 24 अटैक्स तो हम लोग फेस कर चुके हैं। हमारे ऊपर 24 अटैक आप पे हो चुके हैं सर अभी तक? जी, पूरे हमारे और हमारे संस्था के कुछ साथियों के साथ, और जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास, जो जो अनरिकॉर्डेड है उसकी तो बात छोड़ दीजिए आप। ये रिकॉर्ड है, ये पुलिस में कहीं FIR है, कहीं लिखित रूप में, कहीं कहीं है, ठीक है। जैसे कि पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरी स्ट्रैटेजी को हम ध्यान में रखते हुए, मतलब हम एक एंड से दूसरे एंड तक लड़ाई लड़ते हैं, मतलब हम बीच में कहीं छोड़ते नहीं हैं, ताकि एक नज़ीर बने, ताकि एक प्रेसिडेंट बने, ताकि मैं जब ये बात कह रहा हूँ जबकि 90% एक्विटल हो जाता है हमारे देश में, किसी को सज़ा ही नहीं मिल रही है ना। बलात्कार का मुद्दा हो, सेक्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा हो, देखिए सज़ा ना के बराबर है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी पिछले 2 महीने पहले हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इंडिया का भी कीर्तिमान है, विश्व का भी कीर्तिमान है। एक ही केस में हमने 41 लोगों को 14 साल की सज़ा कराई है। एक ही केस में सर? हाँ, एक ही सेक्शन। वो केस के बारे में आप बताना चाहें? हाँ, ये केस इलाहाबाद रेड लाइट एरिया मीरगंज के संदर्भ में है, और वहाँ पर 61 कोठे सीज कराए गए। हम लोग करीब 150 लड़कियाँ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, क्या कहते हैं कि राजस्थान और बंगाल और नेपाल की लड़कियों को हमने करीब 150 लड़कियों को मुक्त कराया, और उसमें 48 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी कराया, है ना। और खुद गवाह बने हम लोग, उनकी बेल खारिज कराई, फर्जी ढंग से लड़कियों को कस्टडी ले जा रहे थे उसको रोका हमने। करीब हम 4 से 5 बार सुप्रीम कोर्ट गए इस केस में, ठीक है ना। देखिए हम और खुद गवाह भी बने। मतलब उस हद तक आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना एंड टू एंड स्ट्रैटेजी, मतलब हर पूरे आखिरी मकाम तक आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर ये सज़ा मिल पाई। बड़ी गाढ़ी कमाई है ये, ठीक है। और ये पूरे देश के लिए नज़ीर बना, पूरे दुनिया के लिए नज़ीर बना। और अभी जो लेटेस्ट 2022 की टिप रिपोर्ट आई है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट जो US की होती है, उसमें इस केस का मेंशन है। इससे पिछले साल भी हमारा एक केस था आगरे का, जहाँ की वार्डन ने 57 लड़कियों को बेच दिया था। उसको हम लोगों ने पकड़ा, उसको सज़ा दी, मृत्यु आने तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, टिल डेथ। कहाँ का ये? आगरा का केस है। पिछले 2021 में ये भी टिप रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो ऐसे तो बहुत से केस है, लेकिन मैं तुरंत वाले बता रहा हूँ आपको कि हम बिल्कुल सज़ा दिलवाने तक काम करते हैं। और ये अपने आप में देश का नहीं, पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन गया है ये केस। तो जी सर, अब केस की बात करें तो मुझे एक और केस याद आ रहा है कि बनारस का, शिवदासपुर का 2005 का, जिसका टीवी पे लाइव भी चला था सर। बिल्कुल, और आपने वहाँ पे कई लड़कियों को वहाँ से मुक्त कराया था। उस घटना के बारे में ठीक है। NDTV और सहारा टीवी ने उसको लाइव दिखाया था, क्योंकि मैं उसमें अपने वॉलंटियर के साथ, हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे थे उनके साथ उनको लेकर जाकर हमने रेस्क्यू किया था। वो भी ऐतिहासिक रेस्क्यू था, है ना। और उसमें भी हम लोगों ने करीब, मैं समझता हूँ 50 बच्चियों को निकाला था। और उसमें करीब मानव तस्कर भी पकड़े गए थे, कोठे भी सीज हुए थे। तो वो कहानी है 2005 और 6 की, 5-6 की कहानी है ये। और वो भी देश में एक नज़ीर बना, क्योंकि जहाँ हम लोग कहते कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक आम नागरिक के हैसियत से भी आपको कुछ करना होगा। पुलिस भी करेगी, प्रशासन भी करेगा, लेकिन हम आप भी मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते।
और इस बात को ही ध्यान में रखकर हम पूरी एंड टू एंड स्ट्रैटेजी करते हैं कि जहाँ खुद गवाह बनने के लिए हम सामने आते हैं, खुद हम लोग विटनेस प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियां डर के मारे आएंगी नहीं गवाही करें, तो उनको विटनेस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। हमारे स्टेट तो दे नहीं रहा है, तो हम उसको सहयोग करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी आयाम छूटते हैं उन हर आयामों को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, बस इस लालच में कि इस देश में नज़ीर बने, इसमें सज़ा मिले, इन बच्चियों के साथ न्याय हो, है ना, वरना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में जैसे पूरी जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उसमें बच्चों को रेड लाइट एरिया में हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, उनके हेल्थ से संबंधित सवालों को एड्रेस करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर आप रेड लाइट एरिया में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता लगा 15 साल की लड़की हुई, तो फिर उसको धंधे में ले जाते हैं पकड़ कर, ठीक है ना। अच्छा सर, आप अभी उम्र की बात किया, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये तस्कर जो इस तरीके के कामों को करते हैं, वो इन बच्चों को इस दलदल में ढकेलते किस तरीके से हैं? मतलब वो कहाँ से उन बच्चों को उठाते हैं, और हमारी जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, वो इनको रोकने में किस तरीके से नाकाम है, और वो इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में हो रहा है? मैं इस सवाल पर आता हूँ, इससे पहले मैं खाली वो रणनीति पूरी कर दूँ। जैसे कि रेड लाइट एरिया में हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि लड़कियों को दलदल में धकेल दे रहे हैं, क्योंकि एक विशियस साइकिल है, एक पूरा साइकिल है जिसमें उसकी कड़ी को तोड़ना पड़ेगा हमें। तो बच्चे वहीं, इससे हमने सोचा कि सिर्फ पढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा, तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी करने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो पता लगा कि बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट के बहाने से छुड़ा कर ले जा रहे हैं, पुलिस से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके क्या कहते हैं कि कस्टडी के ऊपर रोक लगाई कि भाई बच्चों को, गलत लोगों को कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए जिनको हमने रेस्क्यू किया। उनको बेल के खिलाफ लड़े हम लोग कि उनको जमानत न मिले जो मानव तस्कर हैं। तो और इसी प्रकार हम लोगों ने पुनर्वासन के ऊपर काम किया, उनके घरों तक जाकर उनके विटनेस प्रोटेक्शन पर काम किया, क्योंकि ताकि वो लड़कियां घर आ सके, उनको मॉक ट्रायल देने का, उनको ट्रायल बताने और समझाने का काम किया कि कैसे ट्रायल फेस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई आयामों को हमने छुआ और उस हद तक हम गए जहाँ तक कि मतलब कि वो हर चीज़ हमने करने की कोशिश की जो ज़रूरी था उनको सज़ा दिलवाने के लिए। तो ये तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है, इसे एंड टू एंड स्ट्रैटेजी हम कहते हैं, बिल्कुल होलिस्टिक, समग्र रूप से एक माथे से लेकर दूसरे माथे तक, है ना। और जहाँ तक आपने बात की बच्चियों को कैसे लाया जाता है, ये मैंने जैसे मैंने बोला कि ये अपने आप में बहुत ही क्रिमिनल नेक्सस है, और इस क्रिमिनल नेक्सस में मानव तस्कर है, जो ट्रैफिकर है वो है, जो कोठा मालिक है वो है, दलाल है, पुलिस है, माफिया है, सब इसके एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना, एक चेन है ये बनी हुई, है ना। तो यही चेन बच्चियों को दूर दराज के इलाकों से बहकाकर, फुसलाकर या तो किडनैपिंग करके लेकर आते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती उनको मार कर, पीट कर, उनके साथ बलात्कार करके, उनको बिजली का शॉक देकर, उनको बहुत ही बुरी ढंग से प्रताड़ित कर उनको इस व्यवसाय में, इस धंधे में डालते हैं, ठीक है ना। और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि कोई भी बच्ची आए किसी रेड लाइट एरिया में, पुलिस को ना पता लगे ये असंभव है, या रेड लाइट एरिया का चलना क्या पुलिस को नहीं पता होगा, सबको पता है, लेकिन बीच चौराहे पर ये हो रहा है, ठीक है। तो हर लड़की पर उनको एंट्री फीस मिल जाती है, हर महीना उनको महीना मिल जाता है, तो क्यों रोकेगा कोई। इसलिए मैंने कहा ना, सबका मिली भगत है इसमें, ठीक है ना। और इसके वजह से ये धंधा चलते जा रहा है, और अब ये रेड लाइट एरिया से निकल कर बाहरी इलाकों में, शहरों में बहुत बुरी तरह फैलता जा रहा है। हाईवेज़ हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, मतलब ऐसे बहुत से धर्मशाला, होटल्स, ऐसे बहुत जगह अब नए रूप में निखर कर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबकी मिली भगत है, जैसे मैंने कहा। रेड लाइट एरिया तक ही सीमित नहीं है, अब काफ़ी बड़े पैमाने पे ये देश में भी देखा जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सीमित नहीं रह गया अभी पूरे देश में, और ये एक दुनिया में दूसरे नंबर का मतलब गैर कानूनी अपराध बनकर रह गया है ना। हथियारों के बाद मानव तस्करी, और मानव तस्करी में मुख्य रूप से देखिए लेबर ट्रैफिकिंग है और ये सेक्स ट्रैफिकिंग है जी। सर, अगर हम बात करें, आप इतने सालों से इस संस्था को चला रहे हैं और उन बच्चों को बचा रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा इस संस्था को खड़ा करने और उन बच्चों को बचाने के लिए। और अब तक सर आपने कितने बच्चों को मतलब पुनर्वास केंद्र में भेजा होगा या उनका भविष्य बनाया होगा? अभी हम लोगों ने तो, मैं समझ, देखिए एक बात बताऊँ मैं, हम लोगों ने हमेशा अभाव में ही काम किया है।
जी। इस बात को मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग हर चीज़ पर काम नहीं किया, हर चीज़ पर हमने पैसा नहीं लिया एनजीओ में। जैसे एनजीओ क्या है, वो हर चीज़ पर काम करने के लिए तैयार है ना, पैसा बस मिलना चाहिए। वो चूहा भी मारने पर काम करेंगे, वो झाड़ू भी लगाएंगे, है ना, वो मानव तस्करी पर वो संभव नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है, गुड़िया संस्थान का मानना है कि हमें एक ही मुद्दे पर एक जीवन में खप सकता है आदमी को, अगर आपको डुबाना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा हमने, और इसलिए हमने किसी मुद्दे पर पैसा नहीं लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने बहुत केंद्रित रूप से बिल्कुल एक ही मुद्दे पर फोकस किया है, वो है सेक्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा, सेक्स ट्रैफिकिंग और रेप का मुद्दा, जो भी उसको जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसी पर हमने काम किया। इसलिए शायद हम लोग बड़े अभाव में रहे, क्योंकि हम हर चीज़ पर पैसा लेने के लिए तैयार नहीं थे, अपने मुद्दे पर हम समर्पित थे, ठीक है ना, वो हमने किया, ठीक है ना। जहाँ तक ये अभाव का काम है। दूसरा पहलू आपके सवाल का था कि कितने बच्चों को, हाँ, तो हम लोग करीब हम लोग 2,500-3 हज़ार बच्चों को तो या महिलाओं को हम लोग मुक्त करा चुके हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग करीब 3100 मुकदमे लड़ रहे हैं। मेरे समझ से देश में सबसे ज़्यादा मुकदमे होंगे अभी आप लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब पूरे इंटरव्यू, हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, जी हाँ। और कब से 15-16 तो जनहित याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL हैं इस मुद्दे पर हमारी। तो ये क्रम जारी है, और मैं समझता हूँ कि मुक्ति अभियान के अलावा जो रेड लाइट एरिया के बच्चों को हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें हम लोग कई हज़ार बच्चों को अब तक हैंडल कर चुके हैं। उनको शिक्षा दीक्षा, उनके पुनर्वासन, उनको दूसरे ऑल्टरनेट रोज़गार में उनको ले गए हैं। तो ये एक मैंने कहा ना, एक समग्र पहल रही है, उसमें एक बिंदु नहीं है, सिर्फ एक बस उन बच्चों को बचा के छोड़ना ही नहीं, उनका किसी मुकाम तक पहुंचाना, उनको घर पहुंचाना, घर पर जाकर पुनर्वासन होना, है ना, वो गवाही भी कर पाएँ, उसके लिए सहयोग करना, उनका मुकदमा लड़ना। क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं जाएंगे, तब तक ये मानव तस्कर डरेंगे। उनके कोठों का सीज करना, ये मैंने बताना भूल गया मैं, हाँ, है ना, क्योंकि जब तक उनके, वो तो क्या है, आज आप छापा मारेंगे, कल से धंधा फिर चल रहा है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ा उनको? तो वो करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, उनको बेल खारिज कराना, लड़कियों की कस्टडी को रोकना, ठीक है ना। तो कई आयामों को छूना पड़ा। इस क्रम में आपको एक व्यक्तिगत क्या कहते हैं कि दुश्मनी हो जाती है ना, और हो ही गई है बिल्कुल। तो हमको खुद अपने आप में बहुत संभल कर रहना पड़ता है। अच्छा सर, रेप की आपने बात की है कि इस देश में रेप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके मतलब संख्या में कमी नहीं आ रही है। 2012 में जो दिल्ली का रेप केस हुआ, जिसे निर्भया नाम से जाना गया, आप इतने सालों से इन संस्था को चला रहे हो, इन चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि उस चीज़ के बाद देश में कुछ बदला है? आप कानून के भी जानकार हो, तो मेरा सवाल कानून से भी है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कानून में कुछ लूप होल्स हैं जिसको सही किया जाना चाहिए। देखिए, मैं बहुत कानूनविद तो नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून जो भी है, पहले तो ये समझिए, आप बोलिए आपने एक शर्ट पहनी, आपने एक कानून है, बोले नहीं ये कानून खराब है, दूसरा कानून है, वो फिर आ जाएगा थोड़ा 10 साल, ये खराब है, दूसरा लाओ। आप उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, आप उस संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं, है ना, आपको लागू करना नहीं आ रहा, या आपकी नीयत नहीं है लागू करना। सवाल इस बात का, क्योंकि हम जेंडर बायस्ड हैं, हम महिला के पक्ष में कानून को लागू ही नहीं कर पाते हैं, हम गरीब के पक्ष में हम कानून लागू ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है नए कानून से बनाने से बेहतर है कि जो मौजूदा कानून है उसी कानून को लागू करो ईमानदारी से, और उसी कानून से हमने 41 लोगों को सजा कराई, अभी वे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपकी नीयत और ईमान सही होना चाहिए, आपके अंदर कलेजे में दर्द होना चाहिए। सवाल इस बात का है, मैं इस पक्ष में हूँ, ठीक है, कानून नए बनते रहेंगे, है ना, इम्प्रोवाइजेशन होता रहेगा, ठीक है, वो अपने क्रम में होता रहेगा, लेकिन जो आज है उसको कायदे से लागू करना पूरे ईमान के साथ, ये अपने आप में सर्वोपरि होना चाहिए। जी सर, तो आपने सुना कि हमारे साथ अजीत सिंह जी थे, जिन्होंने मानव तस्करी को लेके, वैश्यावृत्ति को लेके, मासूम बच्चों को जिस तरीके से दलदल में ढकेला जा रहा है, उसको उन्होंने कई बच्चों को उस दलदल से बाहर निकालने का काम किया है। तो आप उत्तर प्रदेश के ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।